नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रवर्तन निदेशालय के 16 राज्यों में छापे, सैकड़ों फर्जी कंपनियों के दस्तावेज बरामद, करोड़ों के लेन देन का ब्यौरा। धरने पर बैठे तमिलनाडु के किसानों से मिले एम.के. स्टालिन, केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, तमिलनाडु को 1700 करोड़ की केंद्रीय मदद का ऐलान। ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा गरमाया, मध्य प्रदेश में मशीन से निकली बीजेपी की पर्चियां, चुनाव आयोग से विपक्ष ने की कार्रवाई की मांग। गोमती रिवर फ्रंट योजना की होगी न्यायिक जांच, यूपी के मुख्यमंत्री ने 45 दिन में मांगी रिपोर्ट, बजट पर सवाल। भारत और चीन से बढ़ते व्यापार घाटे पर अमेरिका चिंतित, ट्रंप ने दिए समीक्षा के आदेश, आयात कर से बचने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के भिंड में ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों में गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आज चुनाव आयोग से शिकायत की और इस मामले की जांच कराने की मांग की। आयोग ने इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की। मध्य प्रदेश के भिंड में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की चेकिंग के दौरान केवल बीजेपी की पर्ची निकलने के मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। आयोग से मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राज्य शासन के द्वारा जिन ऑफिसर्स को वहां तैनात किया गया, जिनकी संकलिप्तता प्रश्न चिन्ह पर है, आज उनके विरुद्ध भी एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि एक निष्पक्ष चुनाव अटेर में भिंड जिले में हम लोग संपन्न करा पाए। कि ईवीएम मशीन से चुनाव देश में होना नहीं चाहिए और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना चाहिए। अगला चुनाव जो भी शायद गुजरात का या जहां का भी हो, वहीं से प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर देना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जिला प्रशासन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आम आदमी पार्टी के नेता भी ईवीएम मामले में चुनाव आयोग पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी मुमकिन है। उन्होंने मांग की है कि एमसीडी के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। सारी मशीनें खराब होती है तो बीजेपी को एक वोट क्यों पड़ रहा है? तो इसका मतलब ये मशीनें खराब नहीं हो रही हैं, तो या तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब अंदर मशीन के अंदर टेम्परिंग की गई। मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह शुक्रवार को भिंड में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची थी। इस दौरान ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन की जांच की गई, लेकिन 2 बार अलग अलग बटन दबाने के बाद केवल बीजेपी की ही पर्ची निकली। इसके बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। वीवीपीएटी ऐसी मशीन होती है जिससे निकली पर्ची ये दिखाती है कि मतदाता ने ईवीएम में किसे वोट दिया। हालांकि मतदाता इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। मध्य प्रदेश की अटेर और बांधवगढ़ विधानसभा सीट के लिए 9 अप्रैल को उपचुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज फर्जी कंपनियों के खिलाफ देश भर में छापेमारी की। इसमें 16 राज्यों में 100 ठिकानों में जांच की गई। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा कानून के तहत कार्रवाई में करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा मिला है। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को देश भर में काले धन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। इसमें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई समेत 100 ठिकानों पर छापेमारी की गई। एजेंसी ने 16 राज्यों में 300 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के दस्तावेजों की जांच की। एएनआई के मुताबिक जांच में बरामद हुए कागजात से कई 100 करोड़ के लेन देन का ब्यौरा मिला है। शेल कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। इन पर नोटबंदी के बाद पैसे खपाने, विदेशों में पैसा भेजने और अवैध लेन देन में शामिल होने का शक है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर सरकार की ओर से गठित विशेष कार्यबल ने इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय को अधिकार दिए हैं। एजेंसी ने पिछले 1 हफ्ते के दौरान फर्जी कंपनियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की है। शेल कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनका गठन मामूली चुकता पूंजी के साथ किया जाता है। उनके पास काफी रकम रिजर्व के तौर पर होती है और ऊंचे शेयर प्रीमियम के रूप में अधिशेष राशि भी उपलब्ध होती है। इन कंपनियों का ज्यादातर गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश होता है, कोई लाभांश आय नहीं होती, हाथ में काफी नकदी रहती है और निजी कंपनियों में बहुत हिस्सेदारी होती है। इनका कामकाज भी कुछ ज्यादा नहीं होता।
खर्च भी कम होता है और कई बार अवैध काम के लिए भी इस तरह की कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डीएमके ने किसानों की समस्या हल करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने आज दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने की मांग भी रखी। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे तमिलनाडु के किसानों को शनिवार को डीएमके का समर्थन मिला। पार्टी के वरिष्ठ नेता एम.के. स्टालिन किसानों से मिले। स्टालिन ने किसानों की मदद पर चर्चा के लिए केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। Represented on the floor of the house. We have met the finance minister, we have met the agriculture minister, but their replies are only consoling, but no solution is being brought. स्टालिन के साथ सीपीआई नेता डी राजा भी थे। डी राजा ने प्रधानमंत्री से ठोस कदम उठाने की मांग की। Prime Minister should make some efforts to reach out to the farmer representatives and sort out the problems, because agriculture is in deep crisis. Farmers are passing through unprecedented distress, and indebtedness is the primary cause for suicides of farmers across the country. वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह और कई दूसरे किसान नेताओं ने उनका समर्थन किया। प्रधानमंत्री जी, एक चीज सोचें, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमारा देश है। ये मजबूरी है, किसान जो आज जो है आत्महत्या कर रहा है। बच्चे खेती नहीं कर रहे हैं, खेती से जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, वो क्राइम में जा रहे हैं। तो आज ये मजबूरी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शुक्रवार को जंतर मंतर पर किसानों से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया था। किसानों का मुद्दा संसद में भी कई बार उठ चुका है। इनका प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिल चुका है। किसानों का दावा है कि राज्य में 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसकी वजह पिछले 140 साल में पड़ा सबसे भयानक सूखा है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। इधर केंद्र सरकार ने सूखे से जूझ रहे तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए मदद का ऐलान किया है। तमिलनाडु को कुल 1712.10 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। कर्नाटक को 1235.52 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोनों राज्यों को यह मदद राष्ट्रीय आपदा कोष के जरिए मिलेगी। केंद्र की उच्च स्तरीय टीम ने दोनों राज्यों का दौरा किया था। इसके बाद रिपोर्ट सौंपी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर मदद की रकम तय की गई है। तमिलनाडु के जो किसान हैं इस रकम को ऊंट के मुंह में वो जीरा बता रहे हैं। But they have given 1,712 crores, a meager amount for Tamil Nadu. It is not used for Tamil Nadu. It is a pathetic condition of Tamil Nadu. They have not realized the pathetic condition of Tamil Nadu because 1 crore acre was withered without water. For that, Tamil Nadu government demanded 21,708 crores, but they have not given a single paise for that. भारत और मलेशिया ने आपसी व्यापार में आने वाली अड़चनों को दूर करने का फैसला किया है। दोनों देश रक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब बिन अब्दुल रज़ाक के बीच आज संपन्न शिखर वार्ता में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बात की है। 6 दिन की भारत यात्रा पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब बिन अब्दुल रज़ाक ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्ते, व्यापार और सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर सहमति जताई। बाद में दोनों नेताओं की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की और राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। मलेशिया के प्रधानमंत्री गुरुवार को भारत यात्रा के पहले पड़ाव में चेन्नई पहुंचे थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के हैदराबाद हाउस, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। Malaysian companies are participating
in many of our infrastructure projects across different states in India. Indian companies too are extensively engaged and invested in the Malaysian economy. We are pleased that a high-level business delegation is accompanying Prime Minister Najib. I am confident that the business partnerships that they forge will enhance the level and momentum of our commercial engagement. We are also converging efforts aimed at food security that are linked to the well-being of our farmers. The MOU on proposed development of a fertilizer plant in Malaysia and uptake of surplus urea from Malaysia to India is a welcome development. Friends, the UTAR University of Malaysia has started Ayurveda degree courses in Malaysia for the first time. This is a welcome development. And an Ayurveda chair in the same university is in the pipeline. Its early finalization would further cement our cooperation in this field. Our educational exchanges have always been a strong promoter of people-to-people ties between our countries. The signing today of the MOU on mutual recognition of degrees is a landmark development that will benefit the students and societies of both our countries. Friends, we live in a time and in a region where both conventional and non-conventional security threats are constantly on the rise. Prime Minister Najib and I agreed that these challenges threaten the stability and economic prosperity of our countries and the region, and require us and other countries of the region to work together. In this context, I deeply appreciate our continuing cooperation with the Malaysian government in our joint anti-terrorism efforts. Excellency, your own leadership in countering radicalization and terrorism is an... अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आज हमारे खास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल जी। उत्तर प्रदेश में रोमियो स्क्वाड की बहुत चर्चा हो रही है। इतना न अधिकार पुलिस को दे दे कि पुलिस अति कर दे। राजनीति को लेकर जिस तरीके का प्रदर्शन आपकी पार्टी का रहा, क्या बड़ी चूक आपकी नजर में लगता है? मीडिया ने ऐसा शो कर दिया कि जैसे मुसलमान यादवों की सरकार। सरकार के मंत्रियों के पिछले कई दिनों में बयान ये है, विपक्ष हमें रोककर हमारे विकास के काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा बीजेपी का, उस दिन वन वे ट्रैफिक चलेगा। देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उनकी नजर, उनका शहर में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं आज मसूरी, जहां रस्किन बॉन्ड रहते हैं। For me, writing is like breathing or sleeping or eating. मैं 3-4 साल उधर था यूके में, दिल ने लगा, मन ने लगा। शादी तो शायद अभी भी टाइम है थोड़ा, लेकिन उनकी नजर, उनका शहर में। मिलिए इस बार रस्किन बॉन्ड से, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत,
लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत समेत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने संरक्षणवाद नई चुनौती है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक की दिल्ली में हुई बैठक में उन्होंने ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल देश की जीडीपी 7.7% की दर से बढ़ सकती है। नए विकास बैंक यानी एनडीबी की दूसरी वार्षिक बैठक शुक्रवार को दिल्ली में हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए संरक्षणवाद, वैश्विक वित्तीय तंत्र, अमेरिकी आर्थिक नीतियां और दुनिया में बढ़ता तनाव नई चुनौतियां हैं। A possible shift towards inward-looking policy platforms and protectionism, a sharper than expected tightening of the global financial condition that could interact with the balance sheet weaknesses in parts of the euro area and increased geopolitical tensions, including unpredictable economic policies in the United States. उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास दर बढ़ रही है और अगले साल इसमें और सुधार होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसका फायदा भारत की विकास दर पर भी दिखेगा। India's governor. Throughout this challenging time, India has remained as a bright spot amongst the major economies. As per the IMF's assessment in January 2017, India's growth in 2016 would be 6.6% and is projected to grow at 7.2% and 7.7% in 2017 and 2018. वित्त मंत्री ने ब्रिक्स देशों के इस बैंक को विकासशील देशों के लिए जरूरी बताया। उन्होंने बताया कि भारत ने अलग अलग परियोजनाओं के लिए बैंक से $2 अरब का कर्ज मांगा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट योजना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। ये योजना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौरान बनी थी। इसके तहत लखनऊ में गोमती नदी के किनारों को संवारना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के मुताबिक सेवानिवृत्त जज इसकी जांच करेंगे और 45 दिन में रिपोर्ट पेश करेंगे। 27 मार्च को मुख्यमंत्री ने गोमती नदी का दौरा किया था। उन्होंने योजना के बजट पर सवाल उठाते हुए इसे बहुत ज्यादा बताया था। योगी ने अधिकारियों से नए सिरे से बजट तैयार करने को भी कहा था। नालों की सफाई का काम होगा, ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे ताकि गोमती में जितने भी नाले हैं 26 से लेकर 33 तक, उन सभी का ट्रीटेड वाटर ही गोमती में जाए। जम्मू कश्मीर में आज आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया। इसमें 3 जवान घायल हो गए। हमला परीमपोरा पंथा चौक बाईपास पर अस्पताल के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने काफिले की आखिरी बस पर गोलियां दागी। जवानों ने भी इसका जवाब दिया। उधर श्रीनगर के लाल चौक बाजार में गोलियों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक मानसिक रूप से विक्षिप्त एक शख्स ने होटल पहुंचकर लोगों से भागने को कहा। इस शख्स ने कहा कि आतंकी होटल में घुस गए हैं। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए फायरिंग की और शख्स को हिरासत में ले लिया। ये घटनाएं ऐसे वक्त में हुई हैं जब प्रधानमंत्री कल एक दिन के दौरे पर राज्य में रहेंगे। की कॉन्वॉय आ रही थी बारामूला से, उसके ऊपर फायरिंग हुई है और उस फायरिंग में 3 जवान इंजर्ड हुए हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं वो सारे। ये रोड के राइट साइड से आए हैं बताते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछ रहे हैं, उसके बाद पता लगेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में विचारों की बहस मंजूर है, लेकिन हिंसा को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। IIM कोलकाता में हुए समारोह में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के परिसरों को शारीरिक के साथ साथ मानसिक हिंसा से मुक्त होना जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विचारों को सुनने, अपनाने और गले लगाने वाला देश है। भारत ने दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ईटानगर में कहा कि चीन को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत भी किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है, इसलिए दूसरे देशों को भी ऐसा करने से बचना चाहिए। दलाई लामा अगले सप्ताह अरुणाचल की यात्रा पर जाएंगे। रिजिजू ने कहा कि लोगों की इच्छा पर दलाई लामा यहां आ रहे हैं। चीन ने कल कहा था कि दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा से आपसी रिश्ते खराब होने का डर है।
इस बीच दलाई लामा आज गुवाहाटी पहुंच गए हैं। Emotionally, 1959, when I take refuge, a political asylum here, you see, from Tawang area. So I still feel the feeling at that time. You see, actually, you see, the real danger on my own life. महाराष्ट्र विधानसभा ने आज 9 विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया। इनमें कांग्रेस के 4 और एनसीपी के 5 विधायक हैं। यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट ने पेश किया और ध्वनिमत से इसे मंजूरी मिल गई। 22 मार्च को 19 विधायकों को सस्पेंड किया गया था। इन पर 18 मार्च को बजट के दिन अवरोध पैदा करने का आरोप था। इन विधायकों को पूरे साल के लिए निलंबित किया गया था। विपक्षी दल किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। देश के 6 बैंक आज भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा बन गए। इनमें एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों के साथ साथ भारतीय महिला बैंक भी शामिल है। 5 सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर भी शामिल है। इसके साथ ही स्टेट बैंक दुनिया के 50 बड़े बैंकों में एक हो गया है। विलय के साथ एसबीआई के ग्राहकों की संख्या 37 करोड़ पर पहुंच गई है। अब बैंक की 24,000 शाखाएं और 59,000 एटीएम होंगे। कहते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन बाजारों में प्लास्टिक अंडे की खबरों से हड़कंप मचा हुआ है। कोलकाता पुलिस ने नकली अंडे बेचने वाले एक आरोपी मोहम्मद शमीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। उसके पास लगभग 1 लाख से ज्यादा प्लास्टिक के अंडे मिले हैं। अंडों को जांच के लिए भेजा गया है। 30 मार्च को एक महिला ने इसकी शिकायत की थी। গেছি সেটা সেই সময় আমি অবজার্ভ করলাম যখন ওইটা তাওয়ার উপরে আমি ডিমটা ফোড়ে ওটা আমলেট করতে গেলাম ওটা পুরো মানে প্লাস্টিক মতন হয়ে গেছে। তো আমার সংখ্যাটা পুরো মানে ডিটারমাইন হয়ে গেছে যে এটা প্লাস্টিক अंडा, এটা आर्टिफिशियल अंडा। अमेरिका ने भारत समेत 16 देशों के साथ व्यापार घाटे की समीक्षा करने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज इससे जुड़े अंतरिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत के अलावा इन देशों में चीन भी शामिल है। इन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा सालाना करीब $500 अरब का है। ट्रंप ने आयात के दौरान कर चोरी करने वाले देशों पर भी शिकंजा कसने का आदेश दिया है। संबंधित विभागों को 90 दिन के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। ट्रंप के इस आदेश का सबसे ज्यादा असर चीन पर पड़ेगा, जो अमेरिका के साथ सालाना $347 अरब का व्यापार करता है। भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इंडिया ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले में कोरिया की सुन जी ह्यून को मात देकर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पहले सेट में 21-18 से जीत हासिल की। दूसरे सेट में सुन जी ह्यून ने 14-21 से जीत हासिल की। तीसरे सेट में मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। आखिरी दौर में सिंधु ने अपने विरोधी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और निर्णायक सेट 21-14 से जीतकर फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में सिंधु का सामना रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता कैरोलिना मरीन से होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।